हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, जिसके कारण थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फिर से हम अब कंटिन्यूस वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। तो आज हम लेकर के आए क्लास 10th का बायोलॉजी में जितने भी अंतर वाले प्रश्न हैं, यानी अंतर वाले प्रश्न 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं और इससे ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर होगा। तो आशा करते हैं आप लोग अंत तक बने रहिएगा और एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन फिक्स है आएगा ही, तो आप लोग अंतर जरूर बने रहिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, उत्सर्जन और स्राव में अंतर बताना है। यानी उत्सर्जन और स्राव में आपको अंतर बताना है। तो कहता है उत्सर्जन और स्राव में निम्नलिखित अंतर है। तो अभी हम लोग उत्सर्जन के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्राव के बारे में देखेंगे। तो उत्सर्जन के क्या कहता है, इस प्रक्रिया में उपापचयी क्रिया द्वारा बने वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। यानी जितने भी उपापचय की जब क्रिया होता है, जब हम कोई भी सामान का कोई वस्तु का सेवन करते हैं और अनेक प्रकार के बाद क्रिया होता है, और क्रिया के बाद जो खराब पदार्थ होता है ना, उसको क्या करता है, शरीर से बाहर निकाला जाता है। वह क्या कौन करता है, उत्सर्जन। और उत्सर्जन का जो सबसे बड़ा स्रोत वह कौन है, किडनी है। सबसे बड़ा स्रोत क्या है उत्सर्जन का, किडनी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगला है, इन्हें उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। यानी उत्सर्जन किसे कहते हैं, जब अपापचायी क्रिया द्वारा बने जितने भी विषैले पदार्थ या वो वर्ज्य पदार्थ है जो शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्सर्जी पदार्थ बोलते हैं। अब अगला है स्राव। स्राव के बारे में जानते हैं। कहता इस प्रकार में ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यानी जो ग्रंथियों द्वारा जितने भी ग्रंथि होते हैं, जो बहाव, एक तरह स्राव को हम लोग स्राव यानी क्या बहाव कहिए, बहाव कह सकते हैं। तो कहता है ग्रंथियों द्वारा द्रव्य स्रावित किए जाते हैं। द्रव्य कहने का मतलब क्या, द्रव्य कहने का मतलब क्या होगा आपका, ब्लड होगा, यानी खून कह सकते हो। अगला है, इन्हें अंतःस्रावी या बहिःस्रावी ग्रंथियां स्राव करती है। इन जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होगा या बाहर स्रावी ग्रंथियां होगा, वह क्या करेगा, इसको स्राव करेगा, यानी बहाव करेगा। तो क्या है, इसका स्राव कहलाता है। स्राव में पहले सीधे समझ लिया। उत्सर्जन क्या है, यह अनेक सारे जब हम पदार्थों का सेवन करते हैं, जितने वर्ज्य पदार्थ है उसको शरीर को क्या करता है, बाहर निकलता है, उसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और यह प्रक्रिया में स्राव में क्या है, जितने भी द्रव्य है उसका स्रावित किया जाता है। और द्रव्य स्रावित करने वाला कौन है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कर सकता है या बाह्यस्रावी ग्रंथि कर सकता है। आप इतना लिखिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन में अंतर बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में निम्नलिखित अंतर है। तो पहले हम लोग सीखेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो कहता है यह उपचय क्रिया है। यह कौन सा क्रिया है, उपचय क्रिया है। दूसरा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के भीतर ले जाता है। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो CO2 है, या क्या करेगा, शरीर के गैस भीतर के गैस की जो होता है, यानी कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के भीतर ली जाती है। उसके बाद इसमें ऑक्सीजन शरीर से बाहर छोड़ी जाती है। कहता है इसमें ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन गैस शरीर से क्या छोड़ी जाती है, बाहर छोड़ी जाती है। इसमें CO2 एवं जल अणुओं से ग्लूकोज अणुओं का संश्लेषण होता है। पहले समझ लीजिए, यह उपचय क्रिया है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भीतर ले जाती है, इसमें ऑक्सीजन बाहर छोड़ा जाता है। और जैसे प्रकाश संश्लेषण को करते हैं, तो हरे पेड़ पौधे, हरे पौधे कहिए, जो क्या करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। वही कहता है यह एक उपचय क्रिया है ना। यह CO2 को भीतर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, और CO2 जल को ग्लूकोज अणुओं का क्या करता है, संश्लेषण करता है। अब है श्वसन। तो यह भी अपचय क्रिया, यह उपचय है और यह क्या है, अपचय। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ जाती है, हम लोग शरीर से क्या करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, और ग्लूकोज अणुओं का विखंडन CO2 जल के अणुओं में होता है। यानी जितने भी ग्लूकोज और अणु है, उसका CO2 और जल के अणु में क्या होता है, विखंडन होता है। अगर आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको हम लोग RBC बोलते हैं। और लाल रक्त कोशिकाएं यानी श्वेत यानी WBC, और इसको बोलेंगे RBC। दोनों में अंतर बताना है।
तो श्वेत रक्त और लाल रक्त में निम्नलिखित अंतर है। तो अभी हम लोग लाल रक्त के बारे में देखेंगे। इसकी संख्या अधिक है, यानी लाल रक्त की संख्या क्या है, अधिक है। दूसरा नंबर, यह अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ बनती है, अस्थि मज्जा में। यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है, यानी जितने भी लाल रक्त कोशिका यानी आरबीसी है, आरबीसी, यह ऑक्सीजन क्या करता है, परिवहन करता है, ले जाने का काम करता है। और इसकी सतह पर लाल रंग का वर्णन हीमोग्लोबिन, यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड जो है यानी रक्त जो है, रक्त लाल किसके कारण है, तो वह हीमोग्लोबिन के कारण है। किसके कारण है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या है, लाल है। अब हम लोग जानते हैं श्वेत रक्त के बारे में। कहता है इनकी संख्या लाल रक्त से क्या है, कम है, यानी इसकी लाल रक्त क्या संख्या ज़्यादा है और इसकी संख्या कम है। उसके बाद है यह शरीर की बीमारियों क्या करता है, संक्रमण से, यानी जो WBC है, WBC, यह जो भी हम बीमारी हमारे शरीर में होगा उसे क्या करेगा, संक्रमण से सुरक्षित रखता है, यानी बचाने का काम करता है। और यह प्रतिरक्षा बनाती है जो आक्रमणकारियों से लड़ती है, यानी जब हमारे शरीर में कोई जीवाणु फैलने की कोशिश करते हैं, ये इससे क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है, उस पर लड़ता है उससे। और चौथा है श्वेत रक्त थक्का जमाने में सहायक, यानी श्वेत रक्त जो होता है यह थक्का जमाने में क्या होता है, सहायक होता है। किसको, तो रक्त को थक्का जमाने में भी मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। श्वसन और दहन में अंतर बताना है, जो देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले हम लोग श्वसन और दहन में निम्नलिखित अंतर देखते हैं। पहले श्वसन के बारे में जानेंगे। तो यह एक स्वजैव नियंत्रण प्रक्रम है, यह एक मंद प्रक्रिया है। दूसरा, दो ही लिखेंगे चलेगा, काम कोई दिक्कत नहीं। यह क्या है, स्वजैव यानी स्वयं होने वाले, और यह एक क्या है, मंद प्रक्रिया है। अब दहन में क्या, यह एक नियंत्रण, यानी इस पर हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन इस पर हम लोग नियंत्रण नहीं कर सकते हैं दहन पे। दूसरी बात, यह एक तीव्र, यानी जब जल्दी जलेगा तो क्या होगा, जल्दी जल लगता है। यह धीरे धीरे होता है, यह धीरे धीरे होता है, और क्या होता है, तीव्र होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। रक्त और लसिका में अंतर बताना, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो आपको ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक पूछ ही देता है। तो रक्त और लसिका में निम्नलिखित अंतर है। पहले हम जानेंगे रक्त के बारे में जानते हैं। कहता यह लाल रंग का है, जो रक्त है यह क्या है, लाल रंग का है। इसमें हीमोग्लोबिन बना उपस्थित होता है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और उदित पट्टिकाएं होती हैं। यह हृदय के अंगों तक बहता है और वापस आता है, यानी ब्लड को हृदय के अंगों से लेकर के सभी कोने कोने तक क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। चलिए चारों पॉइंट क्या दिया, यह लाल रंग का होता है, यह हीमोग्लोबिन होता है, इसमें RBC, WBC और रुधिर पट्टिकाएं होती है। और चौथा नंबर का था हृदय के अंगों तक बहता है, यानी हृदय के अंगों तक लेकर के सभी जगहों तक क्या करता है, रुधिर को यानी ब्लड को, रक्त को क्या करेगा, शरीर के हर कोने तक पहुंचाएगा। अब लसिका के बारे में जानते हैं। तो लसिका क्या है, एक रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें कणिकाएं भी नहीं होती है, और यह केवल एक ही दिशा में बहती है, अर्थात उत्तकों से हृदय, यानी उत्तकों से कहाँ जाती है, हृदय की ओर जाती है, लेकिन यह हृदय से सभी अंगों की ओर जाती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन और अनऑक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन में आपको अंतर बताना है, जो 13 में पूछा गया, 15 में, 18 में, और बहुत सारा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहले हम लोग ऑक्सी श्वसन यानी वायवीय श्वसन के बारे में जानेंगे। कहता वायवीय क्रिया ऑक्सीजन के ऊपर, यानी यह जो होगा वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। वायवीय श्वसन होगा किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की। दूसरा बात है यह क्रिया कोशिका के जीव द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, यानी यह जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। कौन, तो वायवीय श्वसन। उसके बाद इस क्रिया में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, यानी इसमें होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। यानी यह 3 इंपॉर्टेंट पहले समझ लेते क्या है, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह जीव द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है, और यह ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है। अब चलते हैं अनऑक्सी श्वसन का। कहता है अवायवीय क्रिया अनऑक्सी श्वसन की, कहता है अवायवीय क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, लेकिन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। यह क्रिया केवल जीव द्रव्य में होता है, यानी अवायवीय है वह सिर्फ जीव द्रव्य में होगा, लेकिन जब वायवीय होगा वह जीव द्रव्य के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। यह ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण, यानी इसमें पूरा नहीं होता है, लेकिन इसमें पूरा होता है। तो यह इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग मात्र 3 लाइन ही लिखिएगा,
जो आपको पूरा 2 नंबर मिलेगा, इसमें कोई नंबर कहीं से कटने का आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताना है, 2 अंतर बताना है। जो 14 पूछा गया, 15 पूछा गया, 20 से पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्ट तक पूछा जाता है। इससे पहले हम लोग जाइलम के बारे में जानेंगे, उसके बाद फ्लोएम के बारे में जानेंगे। कहता जाइलम एक जटिल पादप संभव ऊतक है जिसका निर्माण 4 प्रकार की पादप कोशिकाओं से क्रमशः वाहिनी, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक एवं जाइलम तंतुओं से मिलने से होता है। जाइलम में 3 निर्जीव कोशिकाएं होती है, वाहिनी, वाहिनिकाएं और जाइलम तंतु। यानी अगर आपसे सीधे अंतर बताना है तो अगर हम ज़्यादा नहीं सीधे लिखेंगे अपने भाषा में, जाइलम जल का संवहन करता है, जल का क्या करता है, संवहन करता है, पहला नंबर लिख देंगे। और दूसरा हम लिखेंगे यह जड़ से लेकर पौधे के ऊपरी भाग तक पहुंचाता है, ऊपरी भाग तक पहुंचाता है। और इसमें फ्लोएम में लिख देंगे यह भी एक जलीय संभव होता है जिसका निर्माण 4 पादप कोशिकाओं से होता है। जैसे में चांदनी ने लिखा है तो हमको इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं है। जाइलम जल को लेके जाता है और फ्लोएम किसको, फल को, यानी खनिज लवण को लेके जाएगा, किसको। उसके बाद इसमें यह फ्लोएम के निर्जीव कोशिका यानी फ्लोएम तंतु क्या, इसमें केवल निर्जीव तंतु है तो आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम अच्छी तरह समझ लेते हैं। क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे जल, जाइलम जल का संवहन करता है। दूसरा लिखेंगे यह जड़ से लेकर के पौधे के ऊपरी भाग तक जल को क्या करता है, पहुंचाता है। अब फ्लोएम में लिखेंगे, 2 अंतर पूछ रहा है तो फ्लोएम खनिज लवण का संवहन है, फल यानी खनिज लवण क्या करता है, संवहन करता है। और यह पौधे के सभी भागों तक क्या करता है, पौधे को पहुंचाने का, भोजन को पहुंचाने का काम करता है। बस इतना ही 2 लिख देंगे, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। धमनी और सीरा में अंतर बताना, हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग धमनी के बारे में जानेंगे। धमनी क्या कहता है, हृदय में अंगों की ओर ले जाने रक्त वही क्या धमनी कहते हैं। यानी जो हृदय से अंगों की ओर, जब हृदय से अंग की ओर लेके जाएगा तो क्या कहलाएगा, धमनी कहलाएगा। और धमनी रक्त के बहाव हृदय की ओर ले जाता है। और धमनी रक्त का बहाव जो है ना हृदय से अंग की ओर, या फिर देखो क्या कहेगा, इसका मतलब समझ लो अच्छी तरह से। जब हृदय से सभी अंगों में जो रक्त का संवहन करता है वह क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है। धमनी क्या करता है, रक्त का जो बहाव होता है ना वह हृदय से अंग की ओर करता है। कहाँ करता है, हृदय से अंग की ओर करता है। और धमनी की आंतरिक भित्ति मोटी, पेशी तथा लचीली होती है। जो धमनी की जो आंतरिक भित्ति होती है ना वह मोटी होती है, पेशी होती है और क्या होती है, लचीली होती है। अब है सीरा के बारे में जानते हैं। यह हृदय की ओर जाने वाले रक्त वाहिनियों को सीरा कर देता है। यह अंगों से, अब हृदय तो यह उल्टा है, यह हृदय से अंग की ओर गया तो धमनी कहलाया। अब क्या है, अंग से अभी हृदय की ओर जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, सीरा कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, सीरा कहलाएगा। दूसरा है यह सीरा रक्त का बहाव अंग से हृदय की ओर करता है, यानी सभी अंग से लेकर के हृदय की ओर भेज दिया। और यह जो इसका जो आंतरिक भित्ति वह क्या होता है, वो पतली होती है। इसकी आंतरिक भित्ति क्या होती है, पतली होती है। और इसकी आंतरिक भित्ति मोटी होती है, पेशी होती है और लचीली होती है। इतना लिख देंगे हम लोग, पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए कब कब पूछा गया, 19 में, 22 में बहुत सारा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आप लोगों को पूछा ही गया है। 14 में भी पूछा गया था। चलिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बताना, जो 16 पूछा गया है और इस बार इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा। चलिए श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर बताते हैं। पहले श्वसन के बारे में जानेंगे। तो यह जैव रासायनिक क्रिया है। यह कैसी रासायनिक क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है। यह रासायनिक क्रिया होती है जिनमें ऑक्सीजन का भोजन से क्रिया करता है। ऑक्सीजन भोजन से क्या करता है, क्रिया करता है। उसके बाद यह कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी जो श्वसन होता है वह कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके बाद ऊर्जा, और इसमें ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अब अगला आता है श्वासोच्छ्वास में, समझते हैं। कहते हैं एक भौतिक क्रिया है, इसमें केवल गैस आदान प्रदान होता है। यह श्वसन तंत्र में होता है और यह इसमें कोई मुक्त ऊर्जा नहीं होता है। फिर समझ लीजिए, यह जैव रासायनिक क्रिया है, यह भौतिक रासायनिक क्रिया है। इसमें ऑक्सीजन भोजन से क्रिया करता है, ऑक्सीजन जो भोजन क्रिया करता है, लेकिन यह केवल गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और यह श्वसन तंत्र में होता है। इसमें ऊर्जा मुक्त होती है और इसमें ऊर्जा मुक्त नहीं होती है।
चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है हार्मोन और एंजाइम में अंतर बताना है। हार्मोन तथा एंजाइम में निम्नलिखित अंतर है। पहला भी हम लोग जानेंगे हार्मोन के बारे में, उसके बाद जानेंगे एंजाइम का। कहता है यह कार्बनिक यौगिक है अतः अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होता है। यानी हार्मोन जो है क्या है, कार्बनिक यौगिक है और जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनसे क्या होता है, इसका स्राव होता है। ये रक्त द्वारा ले जाए जाते हैं। यानी हार्मोन वो किसके द्वारा ले जाते हैं, तो रक्त के द्वारा ले जाते हैं। किसके द्वारा, रक्त के द्वारा। यह उपापचय क्रिया में उपयोग करता है। किस क्रिया में, उपापचय क्रिया में। ये पदार्थों को उत्प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है पदार्थों को। उत्प्रेरित करता है कौन, तो हार्मोन। फिर समझ लीजिए, यह कार्बनिक यौगिक है, यह अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, बाहर स्राव होता है इसमें। यह रक्त के द्वारा ले जाया जाता है, इसमें उपापचय क्रिया होता है, यह पदार्थ को प्रेरित करता है। अब एंजाइम के बारे में थोड़ा जानते हैं। एंजाइम क्या कहता है, ये भी कार्बनिक यौगिक होते हैं। यानी ये भी क्या है, एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो बाह्य ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, पाचक रस में पाए जाते हैं। उसके बाद ये संबंधित ग्रंथि नलिकाओं द्वारा पाए जाते हैं। यह नलिकाएं द्वारा ले जाया जाता है और यह रक्त के द्वारा ले जाया जाता है। यह उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और क्रिया के बाद भी समान रहता है। यानी उत्प्रेरक की तरह काम तो करेगा लेकिन क्रिया के बाद भी जस के तस रहेगा। और मेरा लास्ट है, यह जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है। किसकी तरह, जैव उत्प्रेरक की तरह। तो चलिए आज हम लोग 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अंतर वाले जितने भी प्रश्न हैं बायोलॉजी का। तो अगर ऑब्जेक्टिव में अगर कोई क्वेश्चन आता भी है आपके एग्जाम में तो इसी से रिलेटेड आएगा। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा जरूर अपने दोस्तों में लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।